सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द सीज ऑफ जेडोथविल के बारे में। ये कहानी है 1961 के समय की, जब कोंगो देश के एक राज कटांगा ने अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और वो अपने ही सरकार को भड़काने लगा कि उसे एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पूरे कोंगो देश में सिविल वॉर छिड़ जाता, इसीलिए यूनाइटेड नेशन को इसमें कूदना पड़ा। तब यूएन ने अपने कई सारे ट्रूप्स को वहाँ पर भेजा, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग तैयारी के साथ बैठे थे, इसीलिए इनके बीच एक घमासान युद्ध हुआ। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कोंगो देश का दृश्य आता है और यहीं पर हम कोंगो के प्रधानमंत्री को देखते हैं जिनका नाम है लुमुम्बा। लेकिन जब लुमुम्बा कहीं जा रहे होते हैं तभी उनके आगे की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और देखते ही देखते यहाँ पे बहुत सारे लोग भर जाते हैं। तभी एक सेना आती है उनके पास और वो उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालती है। उसके बाद वो लोग उसके कपड़े भी उतार देते हैं और लेकर के चले जाते हैं एक वीरान जगह पे, जहाँ पे वो लोग लुमुम्बा को टॉर्चर करने लगते हैं। तभी यहाँ पर आता है शोम्बे नाम का और हमें पता लगता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है और अब वो आकर के प्रधानमंत्री के सामने अपनी शर्तें रखने लगता है। लेकिन लुमुम्बा कहता है कि तुम्हारी शर्तें कभी भी पूरी नहीं होंगी और हमारे देश के अंदर जितनी भी चीजें हैं तुम उन्हें कभी भी विदेश में नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वो सब हमारा है। दरअसल कटांगा राज्य में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है और शोम्बे उसका सौदा करता है दूसरे देशों के साथ। इसलिए वो चाहता है कि वो कटांगा को कोंगो से अलग कर दे ताकि वो वहाँ का राजा बन जाए और सारा का सारा यूरेनियम बाहर बेच सके। लेकिन लुमुम्बा ये नहीं चाहता और शोम्बे भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो अपने आदमियों को इशारा करता है और वो लोग लुमुम्बा को मार देते हैं। तभी हमारे सामने न्यूयॉर्क का दृश्य आता है और यहाँ पर हम यूएन की एक मीटिंग देखते हैं और यहीं पर हम ओब्रायन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कोंगो की सारी बातें रखता है इस मीटिंग में और कहता है कि शोम्बे वहाँ पे कटांगा को अलग करना चाहता है और वहाँ के सारे रिसोर्सेज को बाहर बेचना चाहता है और अगर उसने ऐसा कर दिया तो पूरे कोंगो में सिविल वॉर छिड़ जाएगा। इसीलिए अब ये मुद्दा यूएन का है और हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हमें जल्दी ही पीस कीपर्स को वहाँ पर भेजना चाहिए, क्योंकि शोम्बे ने ऑलरेडी हद को पार कर दिया है और उसने वहाँ के प्रधानमंत्री को मार दिया है और उसके साथ साथ वो कुछ नई माइनिंग कंपनीज को भी ले आया है। और इस बात को सुनने के बाद अब सारे लोग राजी हो जाते हैं कि वो पीस कीपर्स को वहाँ पे भेज दें। तभी हमारे सामने एक आयरिश पब का दृश्य आता है और यहीं पर हम देखते हैं आर्मी कमांडेंट पैट क्विनलन को और क्विनलन अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है और वो जूलियस सीजर की कहानी सुना रहा होता है और वो बताता है कि ये चीज अभी के परिवेश में कितना ज्यादा फिट है और अब वो यहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें करने लगता है और उसके साथ साथ शांति की। और उसके बाकी सारे साथी इस बात का मजाक बना रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सारे के सारे क्विनलन की टीम में है। और अब यहाँ से बातें करने के बाद क्विनलन घर चला जाता है और जब वो अपनी पत्नी के साथ होता है तभी उसके घर का फोन बजता है और वो जैसे ही फोन उठाता है उसे कोंगो की स्थिति के बारे में पता लगता है और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपनी पूरी इन्फेंट्री को लेकर के जेडोथविल के लिए निकल पड़े और क्विनलन भी इस बात के लिए मान जाता है। तब उसकी पत्नी उससे मजाक करती है और कहती है कि लगता है तुम्हारा बुलावा आ गया, तुम शांति कायम करना चाहते थे और शायद तुम्हें मौका भी मिल गया, अब तुम अपने आप को प्रूव कर पाओगे। और इस बात को सुनने के बाद अब क्विनलन मुस्कुराता है और अगले दिन पहुंचता है वो अपनी पूरी इन्फेंट्री के सामने और यहाँ से निकलने से पहले वो भाषण देने लगता है और सबको कोंगो की स्थिति के बारे में बताने लगता है और कहता है कि अब तक बहुत सारी जानें जा चुकी हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए वहाँ के लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है और वहाँ जाने के बाद शांति कायम करनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग डरे हुए भी होते हैं क्योंकि इन लोगों ने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है और उन्हें लगता है कि ये कोई युद्ध है। तब क्विनलन उन्हें समझाता है और कहता है कि तुम लोगों को पता है कि हमें क्यों चुना गया है और उन लोगों ने पूरी दुनिया में से आयरलैंड को ही क्यों चुना और उसमें से हमारी इन्फेंट्री को क्यों चुना, क्योंकि हमने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है और इसीलिए उन्हें लगता है कि हम शांति कायम करेंगे और हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। तभी हमारे सामने कोंगो का दृश्य आता है और यहाँ पर हम शोम्बे को देखते हैं और शोम्बे के सामने बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए होते हैं और वो इस बारे में बताते हैं कि यूएन एक सेना भेज रही है कोंगो में। तब कोंगो कहता है कि यूएन जो चाहे वो कर सकती है, मैं बिल्कुल भी उनके फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद उन लोगों ने हम पे कुछ भी किया या कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश की तब हम उन्हें बता देंगे कि कोंगो में चीजें कैसे की जाती हैं और हम उनका सामना करेंगे और उन्हें यहाँ आने पर अफसोस होगा। तभी हमारे सामने फिर से न्यूयॉर्क का दृश्य आता है और यहाँ पर हम यूएन के एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम है डैग और डैग अभी ओब्रायन से बातें कर रहा होता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लुमुम्बा ने पहले ही यूएन की मदद मांगी थी क्योंकि उसे शोम्बे के इरादे पता लग चुके थे। लेकिन उस वक्त इन लोगों ने अपने ट्रूप को वहाँ पर भेजने से मना कर दिया। लेकिन जब लुमुम्बा की मौत हुई तब इनकी आंखें खुली और तब इन लोगों ने वहाँ पर ट्रूप को भेजा। इसीलिए डैग ओब्रायन को कहता है कि तुम भी कोंगो जाओ। वियतनाम और क्यूबा में जो कुछ भी हुआ उस समय हम इतने कैपेबल नहीं थे कि हम कुछ कर सके, लेकिन ये ऐसा समय है जब हम कोंगो को बचा सकते हैं और इस काम के बाद पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही होगी। और ओब्रायन भी इस बारे में सोचने लगता है और डैग उसे कहता है कि हम इतिहास रचने वाले हैं और इतिहास में तुम्हारा भी नाम होगा। इसीलिए अब ओब्रायन भी मान जाता है। तभी हम शोम्बे को देखते हैं जो बात कर रहा होता है चार्ल्स डी गॉल से और वो उसे बताता है कि यूएन यहाँ पर एक ट्रूप भेज रही है और अगर उन लोगों ने हमें पीछे ढकेल दिया तब यहाँ पे जितनी भी माइनिंग कंपनीज है उन्हें सरकार हथिया लेगी और यहाँ पर तुम्हारी भी माइनिंग कंपनीज है, इसलिए तुम शायद कभी भी वैसे घाटे में नहीं जाना चाहोगे, इसीलिए हमें इस ट्रूप का कुछ करना पड़ेगा। तब डिगोल कहता है कि मैं यहाँ से 1000 फ्रेंच मर्सिनरीज को भेज रहा हूँ जो सबसे बेहतर है और उन्हें तुम्हारे देश में भेजा जाएगा माइनिंग कंपनीज के सिक्योरिटी के नाम पे, लेकिन वो 1000 लोग सीधे तुम्हारे अंडर में काम करेंगे और तुम जैसा चाहोगे वो वैसा ही करेंगे। तभी हम क्विनलन को देखते हैं
जो अपनी पूरी इन्फेंट्री को लेकर के पहुंच जाता है कटांगा। लेकिन वो लोग जैसे ही अपने इवेंट के कंपाउंड में जाते हैं, वो देखते हैं कि एरिया चारों तरफ से खुला हुआ है और कोई भी उन पे कभी भी हमला कर सकता है और उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। इसीलिए अब सारे के सारे सिपाही परेशान होने लगते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तब क्विनलैन अपने सारे सिपाहियों को कहता है कि कल सुबह 6 बजे सब लोग तैयार रहना। हम इस पूरे कंपाउंड में ट्रेंचेस खोदेंगे ताकि अगर हम पे हमला हो तब हम उसमें छुप करके हमला कर सकें। तभी हम ओब्रायन को देखते हैं, वो भी कटांगा पहुंच जाता है और यहाँ पर उसका स्वागत करता है एक इंडियन सोल्जर जिसका नाम है राजा। और राजा भी इवेंट के ट्रूप्स का हिस्सा है, इसीलिए अब ये लोग आ जाते हैं अपने इवेंट के हेडक्वार्टर में और यहाँ पर ये लोग योजना बनाने लगते हैं। और ओब्रायन कहता है कि शोम्बे ने सारी हदों को पार कर दिया है, उसने बहुत सारे सरकारी दफ्तरों पर ताला लगा दिया है और वहाँ के लोगों को अपने कब्जे में ले रखा है। इसलिए वो राजा को कहता है कि वो अपने ट्रूप्स को तैयार करे और वो लोग जल्दी ही उन सारी जगहों पे हमला करेंगे और सरकारी दफ्तरों को आजाद करवाएंगे। तभी हम क्विनलैन को देखते हैं और क्विनलैन जब अपनी सारी चीजों को देखता है तब उसे लगता है कि उन्हें और भी चीजें लाने की जरूरत है, इसीलिए वो मार्केट में चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तभी दुकान में इन्हें एक औरत मिलती है जिसका नाम है लाफोंगे और लाफोंगे उन्हें कहती है कि आप लोगों के यहाँ आने से कटांगा के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ की स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो सकती है। और जब से प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है तब से सारे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। और अब वो यहाँ की पूरी सिचुएशन समझाती है कि यहाँ पे सारी चीजें ठीक थी और यहाँ पे जितनी भी माइनिंग कंपनीज थी उससे यहाँ के लोग बहुत सारे पैसे बना रहे थे। तभी यहाँ के प्रधानमंत्री ने निश्चय किया कि वो सारी चीजों को नेशनलाइज कर देगा और सारी माइनिंग कंपनीज अब गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसीलिए शोम्बे ने ये सारी चीजें की और प्रधानमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी और अब यहाँ के सारे लोगों की जान खतरे में है। और क्विनलैन कहता है कि हम इन लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही बाहर में जाता है उसे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंच मर्सनरीज नजर आते हैं और वो क्विनलैन को बुलाते हैं ड्रिंक के लिए। और जब क्विनलैन उनके साथ पी रहा होता है तभी उसे पता लगता है कि ये सारे लोग आए हैं शोम्बे की तरफ से लड़ने के लिए और इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए अब क्विनलैन को यहाँ पे खतरे का आभास हो जाता है, इसीलिए ये सारे लोग अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आसपास में एक ही घर होता है। तब क्विनलैन जाता है उस घर पे और वो जैसे ही दरवाजा खुलवाता है उसे लाफोंगे मिलती है। तब क्विनलैन उसे कहता है कि उसे कॉल करना है आयरलैंड। तब वो कहती है कि ये फोन मिलिट्री के लिए नहीं है। तब क्विनलैन कहता है कि मैं अपने घर पे बात करना चाहता हूँ और ये मिलिट्री का काम नहीं है। तब वो उसे अलाउ कर देती है और वो अपने घर पे बात कर लेता है। लेकिन बात करने के बाद जब वो वापस आती है तब लाफोंगे उसे बताती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है और इसीलिए इस जगह की इतनी वैल्यू है और इतने सारे लोग जान देने को तैयार है। और अब क्विनलैन को भी ये सारी बातें समझ में आने लगती है और वो समझ जाता है कि यहाँ का खतरा बहुत ही ज्यादा है। फिर वो अपने बेस पे वापस आता है और अपने आदमियों को कहता है कि वो यूएन के हेडक्वार्टर में कॉल करें और उन्हें बताएं कि यहाँ पे हजारों सैनिक आए हुए हैं जो शोम्बे की तरफ से हमसे लड़ाई करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें और लोगों की जरूरत है क्योंकि हमारी तादाद बहुत ही कम है। इसीलिए अब इनका साथी पहुंचता है यूएन के हेडक्वार्टर में और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ओब्रायन से। फिर वो ओब्रायन को सारी बातें बताता है। तब वो कहता है कि क्विनलैन को बोलो कि ज्यादा टेंशन ना ले और ज्यादा अपना दिमाग ना लगाए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला और जितने भी वो मर्सनरीज तुम्हें नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे माइनिंग कंपनी के सुरक्षा के लिए आए हैं और वो इतने बड़े पागल नहीं हो सकते कि वो यूएन के ट्रूप्स पर हमला करें। इसीलिए इन सारी बातों के लिए तुम लोगों को टेंशन नहीं लेना चाहिए। और इतना कहने के बाद ओब्रायन इसे भगा देता है। तभी यहाँ पर राजा आता है और वो ओब्रायन को बताता है कि वो लोग सारी उन जगहों पर गए थे जहाँ पर शोम्बे के लोग थे और उन्होंने उन पे हमला किया और ये लोग ज्यादातर जगहों पे सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन जब ये लोग रेडियो स्टेशन पे गए तब वहाँ पर उन्हें ग्रेनाइड फेंकना पड़ा और अंत में इन्हें पता लगा कि यहाँ पे 30 मासूम लोग मारे गए। और इस बात को सुनने के बाद अब ओब्रायन भड़क जाता है और वो कहता है कि इस बात को गुप्त रखना और ये बात कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। तभी हम क्विनलैन के सारे लोगों को देखते हैं जो चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी इनका स्नाइपर चिल्लाता है कि हम पे हमला हुआ है और अब सारे के सारे मर्सनरीज इन पे हमला करने लगते हैं। इसीलिए बदले में ये लोग भी हमला करना शुरू करते हैं और यहाँ पे भयानक गोलीबारी होने लगती है और क्विनलैन यहाँ पे एक के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाने लगता है और उसके पास जितने भी लोग होते हैं वो उन सबका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करता है और वो उन्हें अलग अलग जगहों से हमला करने के लिए कहता है और ये लोग बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं और अंत में ये लोग मशीन गन से उन पे हमला करने लगते हैं। तभी हम फ्रेंच लोगों के हेड को देखते हैं जिसका नाम है फॉलगीज और फॉलगीज अपने सारे लोगों को कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि अब वो हम पे भारी पड़ रहे हैं और अगर हम यहाँ से नहीं भागे तब वो हमें मार सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो अपनी सेना को लेकर के भागने लगता है क्योंकि फॉलगीज यहाँ पर बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं आया था और उसे लगता था कि ये सारे नौसिखिए लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। इसीलिए अब दोनों की दोनों टीमें योजना बनाने लगती हैं और क्विनलैन भी योजना बनाता है। लेकिन अब फॉलगीज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि शोम्बे ने उसे गलत खबर दी थी कि ये सारे लोग नौसिखिए हैं और ये इनका पहला मिशन है, इसीलिए उन्हें आसानी से मारा जा सकेगा और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा समझदार हैं और हाईली ट्रेंड, इसीलिए उन लोगों ने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया। लेकिन अब तक हम लोगों ने उनके ग्रुप में से किसी एक को भी नहीं मारा है। तभी हम क्विनलैन को देखते हैं और क्विनलैन यहाँ पर योजना बना रहा होता है और वो कहता है कि इस बार वो चारों तरफ से हमला करेंगे क्योंकि वो हम पे चारों तरफ से हमला कर सकते हैं और हमारे पास कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। इसीलिए हम अपनी टीम को 4 हिस्सों में बांटेंगे और हम चारों हिस्से से तैयार रहेंगे।
तभी क्वीनलैंड के टीम वाले बताते हैं कि इनके पास सिर्फ 13,000 गोलियां बची हैं और जब एक मशीन गन चलता है तब कभी भी पता नहीं चलता कि 13,000 गोलियां कब खत्म हो गई। इसीलिए अब क्वीनलैंड भी परेशान होने लगता है और वो फिर से कॉल करता है यूएन के हेडक्वार्टर और उन्हें कहता है कि हम तुम्हें कब से कह रहे थे, लेकिन तुम लोग इन सारी चीजों को हल्के में ले रहे थे और अब हम पे हमला हुआ है और हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए हमें मदद चाहिए। लेकिन ओब्रायन यहाँ पे फिर से बहाने बनाने लगता है और कहता है कि शोम्बे की प्लानिंग फेल हो रही है, इसीलिए वो पैनिक कर रहा है और वो तुम लोगों पे हमला करके सरकार को डराना चाहता है, लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं डरेंगे, तुम लोग डटे रहो, वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद अब क्वीनलैंड भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम बहाने बनाना बंद करो, हमें यहाँ पे मदद चाहिए। लेकिन ओब्रायन फिर से बहाना बना करके निकल जाता है। तभी थोड़े समय के बाद क्वीनलैंड देखता है कि फिर से उन लोगों ने इन पे हमला कर दिया है और इनके बीच अब लड़ाई ऐसे ही बढ़ने लगती है और बहुत ही ज्यादा कत्लेआम होता है। लेकिन क्वीनलैंड ने अभी तक अपने सारे लोगों को बचा करके रखा है और किसी की इनके टीम से मौत नहीं हुई है। लेकिन आज वो फ्रेंच लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तब क्वीनलैंड यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और अपने स्नाइपर को कहता है कि वहाँ पे व्हाइट ड्रेस में एक आदमी है, तुम उसे गोली मारो, और इनका स्नाइपर उन्हें गोली मार देता है और ये आदमी उनके एक माइनिंग कंपनी का मालिक होता है। इसीलिए इस चीज को देखने के बाद फोल्गिज रुक जाता है और वो अपने सारे आदमियों को रोक देता है और वो वहाँ से संदेश भेजता है कि वो क्वीनलैंड से बात करना चाहता है। फिर क्वीनलैंड भी उससे बात करने जाता है। तब वो उसे कहता है कि जिद करना बंद कर दो और अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तब क्वीनलैंड कहता है कि तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा, हम अभी भी जिंदा है और अगर यहाँ पे कोई मर रहा है तो वो तुम लोग हो। तब फोल्गिज कहता है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ की बागडोर जो है वो राजनीतिक लोगों के पास है, इसीलिए तुम लोगों को अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। और फोल्गिज ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों की गोलियां खत्म हो रही हैं, इसीलिए तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन क्वीनलैंड कहता है कि नहीं। तब वो लोग कहते हैं कि हमें बस थोड़े समय का वक्त चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग घायल हैं, इसीलिए हम उन्हें यहाँ से वापस लेकर के जा रहे हैं। तब तक हम इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं और क्वीनलैंड भी मान जाता है और ये सारे लोग अपने घायल सिपाहियों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी क्वीनलैंड का एक आदमी देखता है कि उन लोगों ने झूठ बोला है और अब वो पीछे से हमला कर रहे हैं, इसीलिए अब देखते ही देखते यहाँ पे फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार की लड़ाई बहुत ही ज्यादा घातक होती है क्योंकि वो लोग क्वीनलैंड की टीम को पीछे ढकेल देते हैं और अब वो लोग ग्रेनाइड पे ग्रेनाइड फेंके जा रहे होते हैं जिससे ये लोग डरने लगते हैं। लेकिन अब ये लोग भी जवाबी हमला करते हैं और एक एक करके उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगते हैं और इसी के साथ आज की लड़ाई खत्म हो जाती है। तभी हम डैग को देखते हैं और डैग को पता लग जाता है कि 30 मासूम लोगों की मौत हुई है, इसीलिए अब डैग भी परेशान होने लगता है और वो ओब्रायन से बात करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं ओब्रायन को जो शोम्बे से बात करने गया है। तब शोम्बे ओब्रायन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कटांगा को एक अलग देश घोषित किया जाए और उसके साथ साथ मुझे यहाँ का राष्ट्रपति भी। लेकिन ओब्रायन कहता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तब शोम्बे कहता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ और तुम्हारे सिपाहियों ने जो हमारे साथ किया है हम उस बात को भी नहीं भूले हैं, इसीलिए हम उन आयरिश सिपाहियों को जवाब देने वाले हैं। तभी हम अगली सुबह क्वीनलैंड को देखते हैं और उसे पता लगता है कि यूएन की तरफ से मदद आ रही है। लेकिन जब वो देखता है कि इन लोगों ने सिर्फ 30 जवानों को भेजा है तब वो फिर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब इनके सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, चाहे वो गोली बंदूक हो या फिर खाना पीना। इसलिए अब क्वीनलैंड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो परेशानी में जैसे ही बाहर निकलता है सामने वाले लोग स्नाइपर से उस पर गोली चला देते हैं और एक गोली आकर के लग जाती है क्वीनलैंड के कंधे पे। तभी हम ओब्रायन को देखते हैं और ओब्रायन यहाँ पे आदमियों को कहता है कि अब हम लोग कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे क्वीनलैंड की टीम को क्योंकि हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब उनके तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट है हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे और हमारी टीम उन्हें त्याग रही है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो बताता है कि डैग कटांगा की तरफ आ रहा था। तभी शोम्बे के लोगों ने उसके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया और डैग की मृत्यु हो गई। तभी हम क्वीनलैंड को देखते हैं और अब वो और भी ज्यादा परेशान हो गया है क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे मर्सिनरीज अब इनके तरफ ही आ रहे हैं, इसीलिए क्वीनलैंड कहता है कि हमारे पास जितनी भी चीजें बची हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करो और अब वो सारी जगह बॉम्ब्स को लगा देते हैं और मर्सिनरीज के नजदीक आने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग नजदीक आते हैं ये लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे मर्सिनरीज मारे जाते हैं, लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। उनके मरने के बाद इनकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब ये लोग चारों तरफ से इन्हें घेरने लगते हैं और अब इनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं और अब सारे लोग बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे हैं, सब छुपे हुए हैं। तब क्वीनलैंड खड़ा होता है और वो हर जगह गोलियां चलते हुए देखता है और ये लोग जिस घर में रह रहे थे अब ये सारे मर्सिनरीज उन घरों को भी उड़ा रहे हैं, इसीलिए अब क्वीनलैंड समझ जाता है कि ये सारे के सारे लोग मरने वाले हैं और वो नहीं चाहता कि उसके साथी मरे। फिर वो जाकर के मिलता है फोल्गिज से और उसे कहता है कि वो लोग सरेंडर करना चाहते हैं और वो अपने साथियों को भी ये बात बताता है, लेकिन उसके साथी कहते हैं कि नहीं। तब क्वीनलैंड कहता है कि सबके लिए यही सही है और इतना कहने के बाद ये लोग सरेंडर कर देते हैं और इन सबको काल कोठरी में डाल दिया जाता है और इन्हें मौत की सजा मिलती है। लेकिन थोड़े समय के बाद इन सबको रिहा कर दिया जाता है और इन्हें इनके देश वापस भेजा जा रहा है क्योंकि अभी कोंगो के साथ प्रिजन एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए इनकी सरकार ने इन्हें वापस बुला लिया है। तब क्वीनलैंड अपने सीनियर से बात करता है और कहता है कि मेरे सारे सिपाहियों को मेडल मिलना चाहिए क्योंकि इतने कम रिसोर्सेस होने के बाद भी इन लोगों ने बहादुरी का मुजाहरा पेश किया है और इन सब ने अपनी जान पे खेला है और वहाँ पर कोई भी मदद नहीं आ रही थी। लेकिन इनका सीनियर दूसरी ही बात कहता है और वो बताता है कि तुम सबने हमें शर्मसार किया है, इसीलिए अब तुम सबका कोर्ट मार्शल होगा क्योंकि तुमने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और अब इस बात को सुनने के बाद एकदम भड़क जाता है क्वीनलैंड और कहता है कि तुम लोगों ने हमें शर्मसार किया, हम वहाँ पे मदद के लिए चिल्लाते रहे
लेकिन हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया और हमारे पास जो था हम उसी से लड़ते रहे। लेकिन ये ऑफिसर क्विनलैन की बात नहीं सुनता। तब क्विनलैन इस ऑफिसर को एक दमदार पंच मारता है और वो ऑफिसर नीचे गिर जाता है और ब्रायन दूर से इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तब ये ऑफिसर चला जाता है ब्रायन के पास, लेकिन क्विनलैन जैसे ही अपने सिपाहियों के पास वापस जाता है वो सब उसे सैल्यूट करते हैं, क्योंकि क्विनलैन अपने सारे साथियों की जान बचा करके यहाँ तक लाया है और वो इन्हें बचाने के लिए हमेशा ही खड़ा रहा है। और आज उसने अपने सीनियर को भी मारा इन्हें बचाने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।